जय हिंद। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3। जो लोग वो वीडियो नहीं देख रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और या तो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप तैयारी करते हैं बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, जो कि समाजशास्त्र पीजीटी एग्जाम के लिए प्लस यूपी पीजीटी के लिए, या तो यूजीसी नेट और जीआरएफ के लिए अगर आप समाजशास्त्र से एग्जाम देने वाले हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है वीडियो। हम क्या कर रहे हैं, जैसे पहले थ्योरी पढ़ते हैं, जैसे चैप्टर नंबर 3 का आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो हर एक एग्जाम में आया हुआ है, अन्य कई एग्जामों में आए हुए वन लाइनर क्वेश्चन को देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग करेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन जो चैप्टर वाइज क्वेश्चन होंगे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा चैप्टर हमारे 15-16 चैप्टर हैं और लगभग 16 वीडियो में आपका ये पूरा कवर कराया जाएगा। तो आपका चैप्टर नंबर ये 3 है आज, और ये चैप्टर नंबर 1 था जो मैंने अभी कवर करा दिया है। आप मेरे चैनल पे जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। आप मेरे चैनल पे क्लिक करके वो वीडियो को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3, समझते हैं। और चैप्टर नंबर 3 क्या है, ध्यान देंगे तो चैप्टर नंबर हमारा 3 है, जिसमें हम पढ़ेंगे समाज के बारे में, पढ़ेंगे एक समाज के बारे में, पढ़ेंगे सामाजिक समूह के बारे में, समुदाय के बारे में, समिति के बारे में, संस्था के बारे में, परिस्थिति और भूमिका के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ते हैं समाज के बारे में। आखिर ये समाज है क्या। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल क्या कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए समाज क्या है सोसाइटी, इसके बारे में समझते हैं बहुत अच्छे से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैकाइबर पेज के बारे में पढ़ेंगे, मैकाइबर और पेज के बारे में, मैकाइबर के बारे में, इन सब के बारे में हम समाज की क्या क्या अलग अलग अवधारणा है उनकी, उन सब के बारे में समझेंगे। सबसे पहले कह रहा है समाजशास्त्र में समाज शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में हुआ है। क्वेश्चन पूछेगा समाजशास्त्र में किस शब्द का अर्थ विशिष्ट अर्थ में हुआ, किस शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में हुआ है, तो समाज का। जहाँ यहाँ व्यक्ति के बीच पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों के आधार पर निर्मित व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। क्वेश्चन पूछेगा समाज किसे कहते हैं। दो व्यक्तियों के बीच, ऐसे कहेंगे व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, यानी दो व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध है वही समाज है। दो व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध है वही क्या है, समाज है। आपको बस ऐसे शब्दों में याद रखना है कि दो व्यक्ति हैं और उनके बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है वही क्या है, समाज है। और मैकाइबर क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैकाइबर का कहना है जहाँ कहीं जीवन है, जहाँ भी कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है, वही समाज है। जहाँ कहीं जीवन है वही क्या है, समाज है। क्वेश्चन पूछेगा जहाँ कहीं जीवन है वही समाज है, किसने कहा है, तो मैकाइबर ने कहा है। किसने कहा है, मैकाइबर ने कहा है। मैकाइबर का कहना है कि जहाँ कहीं जीवन है वही समाज है। क्लियर ना, जहाँ कहीं जीवन है वही समाज है, किसने कहा है, मैकाइबर ने कहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, कह रहा है सामाजिक संबंधों के निर्माण के लिए आवश्यक दशाएं हैं। क्या क्या आवश्यक दशाएं होनी चाहिए सामाजिक संबंधों को बनाने के लिए। सामाजिक संबंध का जो निर्माण होता है, हमने पढ़ा कि सामाजिक संबंध ही दो व्यक्तियों के बीच में जो सामाजिक संबंध है वही समाज है। तो भाई आखिर सामाजिक संबंध के लिए, निर्माण के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है। तो सबसे पहले तो जीवित व्यक्ति चाहिए। क्या मृत्यु व्यक्ति समाज बना सकता है, क्या संबंध बना सकता है, तो आप कहोगे नहीं सर। तो सबसे पहले कैसा व्यक्ति चाहिए, जीवित व्यक्ति चाहिए, मृत्यु नहीं व्यक्ति, जीवित व्यक्ति चाहिए। फिर संपर्क और संचार का साधन चाहिए, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से संपर्क कैसे होगा, तो किसी संपर्क का साधन होना चाहिए, संचार का साधन होना चाहिए। जैसे मोबाइल फोन हो गया, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, ये अलग अलग ये संचार के एक प्रकार के क्या है, साधन है, जिससे व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से के बीच में क्या होता है, संबंध स्थापित होता है। वही पारंपरिक जागरूकता होना चाहिए। एक ये भी होना चाहिए कि वो व्यक्ति आपके प्रति जागरूक हो कि मुझे उनके साथ बात करना है, उनसे व्यवहार बनाना है, उनसे दोस्ती करना है। ये एक पारंपरिक जागरूकता भी होनी चाहिए। उसके बाद सामाजिक अंतःक्रिया भी होनी चाहिए। सामाजिक अंतःक्रिया के बिना सामाजिक संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, याद रखिएगा। तो सामाजिक संबंध के निर्माण के लिए आवश्यक चीजें क्या है, पहला जीवित व्यक्ति होना चाहिए और संपर्क एवं साधन के क्या कहते हैं, संचार के साधन होने चाहिए और पारस्परिक की जागरूकता होना चाहिए और सामाजिक अंतःक्रिया होना चाहिए। आज से पुराने जमाने की बात करें, आज से 50-60 साल पहले की बात करें, तो उस समय क्या संपर्क के साधन हुआ करते थे, नहीं। तो क्या लोगों के बीच में संबंध थे, नहीं थे, क्योंकि लोग जानते ही नहीं थे भाई इससे हमसे 50 किलोमीटर दूर कौन व्यक्ति है, क्योंकि भाई संपर्क के साधन नहीं हुआ करते थे। तो वहां पे क्या समाज का निर्माण हो सकता था, नहीं हो सकता था। जब तक व्यक्तियों के बीच में संबंध नहीं स्थापित होगा तब तक समाज नहीं बनेगा। और उसी पे मैकाइबर ने क्या कहा, जहां कहीं भी जीवन है वहीं क्या है, समाज है। क्लियर है यहाँ तक चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। वही देखिए मैकाइबर और पेज का कथन है। मैकाइबर अकेले कहता है कि जहां कहीं भी जीवन है वहीं समाज है, जबकि मैकाइबर और पेज का कथन है, मैकाइबर और पेज कहते हैं कि समाज लोक प्रचलित व्यवहारों और प्रक्रिया विधियों अनेक समूहों की सत्ता
तथा पारंपरिक सहायता, मानव व्यवहार के नियंत्रणों के विभाजन तथा स्वतंत्रता की व्यवस्था है। हमेशा बदलती रहने वाली इस जटिल व्यवस्था को हम समाज कहते हैं। यह सामाजिक संबंधों का जाल है जो सदैव बदलता रहता है। आप इतना बड़ा स्टेटमेंट क्या याद कर पाएंगे? अगर एग्जाम में इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और पूछा कि ये कथन किसने कहा है, तो आपको दिक्कत होगी। तो यहाँ पे बस की पॉइंट को याद करना हमें, जैसे कि सामाजिक संबंधों का जाल। अगर जहाँ भी दिखे सामाजिक संबंधों का जाल अगर आपके सामने आ रहा है तो मैकाइवर और पेज होंगे, याद रखेंगे। तो सामाजिक संबंधों का जाल सदैव बदलता रहता है, ये अवधारणा किसकी है, किसकी, ये कथन किसका है? तो ये मैकाइवर और पेज का है। ऐसे आप याद रखेंगे। क्लियर है? अब देखिए मैकाइवर भैया और एक और बात कह देते हैं, इनकी बातें बस समझते चलेंगे। मैकाइवर फिर कहते हैं कि जहाँ कहीं भी सहयोग के साथ संघर्ष की संभावना हो। पहले तो कह रहे हैं जहाँ कहीं भी जीवन हो, जहाँ कहीं भी जीवन होगा वहाँ समाज होगा, बट अब ये कह रहे हैं कि जहाँ कहीं भी सहयोग के साथ संघर्ष की संभावना हो, सहयोग भी हो संघर्ष भी हो की संभावना हो, वहाँ समाज का अस्तित्व होता है। वहीं समाज का क्या होता है? अस्तित्व। ये किसने कहा है? मैकाइवर ने कहा है। क्लियर है ना? और मैकाइवर और पेज मिलकर क्या कह रहे थे कि सामाजिक संबंधों का क्या है? जाल है, और ये सदैव बदलता रहता है। याद रखेंगे, मैकाइवर और पेज का कहना है। और मैकाइवर अकेले दो अवधारणा, अलग अलग दो कथन कहते हैं। पहला कहते हैं कि जहाँ कहीं भी जीवन है वहीं क्या है? समाज है। और दूसरा कह देते हैं जहाँ कहीं भी सहयोग और संघर्ष की संभावना बनी रहती है वहीं समाज का अस्तित्व है, वहीं समाज बना रहेगा भैया। जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ समाज कभी बना नहीं रहेगा। मैकाइवर और पेज के अनुसार समाज के प्रमुख 7 आधार हैं। समाज के प्रमुख कितने आधार हैं? 7 आधार हैं। पहला रीतियां, दूसरा कार्य और प्रणालियां, तीसरा अधिकार, और चौथा पारस्परिक सहयोग, और पांचवा है समूह और विभाग, छठा नंबर है मानव व्यवहार के नियंत्रण तथा स्वतंत्रता। ये 7 प्रकार बताया इन्होंने, समाज के प्रमुख 7 आधार बताए हैं मैकाइवर और पेज ने। वहीं C.H. कूले कहते हैं, C.H. कूले का मानना है कि समाज रूपों या प्रक्रियाओं का एक सलेशन है। इन रूपों या प्रक्रियाओं में से प्रत्येक सजीव होता है तथा दूसरे के साथ अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप विकसित होता है, जबकि अपने समूचेपन में यह समष्टि इस कदर होती है कि इसके एक भाग में जो कुछ होता है वह शेष भागों को भी प्रभावित करता है। याद रखिएगा, C.H. कूले जो कि समाज के बारे में कहते हैं कि भाई समाज एक क्या है? सलेशन प्रक्रिया है। अगर एक भाग में कोई दिक्कत होगा ना तो सारे भागों को प्रभावित होगा, सारे भाग में थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि एक गांव में है, एक गांव में किसी ने कोई ऐसी एक्टिविटी की तो वो पूरे गांव उससे प्रभावित हो जाएगा। अगल बगल वाले गांव वाले कहेंगे कि उस गांव में तो ऐसा होता है, एक व्यक्ति ने गलती की पर सारे गांव को बदनाम होना पड़ता है। तो इसीलिए कह रहा है C.H. कूले कहते हैं कि भैया एक भाग भी कुछ होता है, एक भाग में भी कुछ होता है तो पूरा क्या होता है? प्रभाव पड़ता है। शेष भागों में क्या पड़ने लगता है? प्रभाव पड़ने लगता है समाज में। तो ये ऐसे आपको सिंपली अपनी भाषा में इसको याद रखना पड़ेगा। कूले क्या कहते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मोरिस ग्रिशनबर्ग क्या कहते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मोरिस ग्रिशनबर्ग के विचार क्या है? समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है, समाज ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जो कुछ संबंधों और व्यवहारों की विधि द्वारा संगठित है। उन व्यक्तियों से भिन्न है जो इस प्रकार के संबंधों द्वारा बंधे हुए नहीं हैं तथा इनके व्यवहार उनसे भिन्न है। कहने का मतलब क्या है? इनके समाज की अवधारणा इन्होंने दिया। मोरिस गिन्सबर्ग का कहना है कि समाज ऐसे व्यक्तियों का समूह है, यानी एक ऐसे व्यक्तियों का संग्रह है जहाँ पे कुछ संबंध और व्यवहारों की विधियों के द्वारा ये संगठित है। यानी समाज जो है ना, इनका कहने का मतलब है समाज जो है संबंधों और व्यवहारों से बनता है। संबंध और व्यवहारों से क्या बनता है? समाज बनता है। ये किसका कहना है? तो मोरिस गिन्सबर्ग का कहना है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए गिडेंस की दृष्टि से अगर देखा जाए तो गिडेंस क्या कहते हैं? तो समाज स्वयं एक संघ और संगठन और औपचारिक संबंधों का ऐसा योग है जिसमें व्यवचारिक अवयव परस्पर एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अब यहाँ पे आपको गिडेंसबर्ग कहते हैं कि समाज स्वयं एक संघ है और एक संगठन भी है और औपचारिक संबंधों का एक ऐसा योग है जिसमें क्या होता है कि सारे व्यवचारिक जो अवयव हैं, जो सब चीजें हैं, वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो देखिए ये गिडेंस का आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इनका कहना है कि समाज स्वयं एक संघ है और संगठन है और क्या है? औपचारिक संबंध है। ये आपको ऐसे शब्दों में याद रखना है। जबकि वही मोरिस गिन्सबर्ग का अगर मानना देखा जाए तो उनका ऐसा मानना है कि ऐसे व्यक्ति जिनका संघ हो और संबंध हो, ऐसे व्यक्ति जिनका संघ और क्या हो? संबंध हो। तो ये मोरिस गिन्सबर्ग आप उसका जवाब दे देंगे। अगर जहां दिख गया
समाज स्वयं एक संघ है और संगठन है। देखिए यहाँ पे समाज स्वयं एक संघ है और संगठन की बात करेगा तो आपको बताना है गिडिंस। अगर वो बोल देगा कि समाज में जो व्यक्ति हैं वह एक संघ, एक माने कि संग्रह में और एक कुछ संबंधों के व्यवहारों में बंधे हुए होते हैं, ऐसी अगर कोई अवधारणा देता है तो वो मोरिस कौन देते हैं? गिन्सबर्ग देते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ पे ध्यान देते चलेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि इन चैप्टरों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए गिलिन एक व्यक्ति हैं, गिलिन एक व्यक्ति हैं, इनका विचार क्या है? समाज तुल्यात्मक रूप से ऐसे सबसे बड़ा और अस्थायी समूह है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछ लेगा समाज जो है तुलनात्मक रूप से, जो तुलना के रूप में देखा जाए तो समाज सबसे बड़ा और अस्थायी समूह है, किसका कहना है? तो गिलिन का कहना है। गिलिन का कहना है जो समान हित, समान भूभाग, समान रहन सहन और पारस्परिक सहयोग और अपनापन की भावना से युक्त है, जिसके आधार पर वह अपने को बाहर के समूह से पृथक रखता है। यानी कि गिलिन का विचार क्या है कि समाज तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो एक बड़ा है और अस्थायी समूह है। अगर ऐसा दिमाग में अवधारणा बना लें, आप अपना सोच बना लें कि अगर किसने कहा कि समाज जो अगर देखे तुलनात्मक रूप से तो बड़ा भी है और अस्थायी भी है, तो गिलिन कहते हैं। कौन कहते हैं? गिलिन। तो ये बस आपको की पॉइंट याद करना है केवल। तो की पॉइंट इसमें क्या है? तो तुलनात्मक रूप से बड़ा और अस्थायी है। किसने कहा समाज को? ऐसा शब्द समाज को किसने कहा? तो गिलिन ने कहा था। किसने कहा था? गिलिन ने। अगर वही बोले संघ था, संगठन था, अगर ऐसा कोई बोल दे तो गिडिंस। ठीक है। और गिन्सबर्ग क्या कहते हैं कि समाज में जो व्यक्ति हैं वह एक संग्रह और समूह में बंधे हुए हैं। तो ऐसा कौन किसने कहा था? तो गिन्सबर्ग ने बोला था। और गिडिंस ने क्या बोल दिया कि भैया समाज ही संघ और संगठन है। समझा गया ना? कीवर्ड्स को पकड़ना है। तो दो लोगों की आपको नाम बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। और तीसरा गिलिन क्या कहते हैं? गिलिन का कहना है समाज तुलनात्मक रूप से बड़ा है और अस्थायी है। बड़ा है और क्या है? अस्थायी भी है। क्लियर है ना? समाज के बारे में सब लोग बता रहे हैं। टॉलकॉट पर्सन, ये व्यक्ति क्या कहते हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। समाज के उन मानवीय संबंधों को पूर्ण जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के संबंध द्वारा क्रिया करने से उत्पन्न हुए हो, चाहे वो अर्थ हो या प्रतीकात्मक हो। ठीक है। अब देखिए प्रतीकात्मक हो या यथार्थ हो, ये ऐसे शब्द समाज के लिए किसने इस्तेमाल किया है? तो टॉलकॉट पर्सन ने यूज किया है। तो समाज को उन मानवीय संबंधों की पूर्ण जटिल के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी समाज को उन मानवीय संबंधों के पूर्व जटिलता के रूप से बताया जा सकता है। ऐसा मानना किसका है? तो टॉलकॉट पर्सन का। रियूटर का मानना है। रियूटर क्या कहते हैं? समाज एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त मतलब जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, उसे हम अमूर्त कहते हैं। तो समाज एक अमूर्त अवधारणा, समाज को अमूर्त अवधारणा के रूप में किसने देखा है, कहा है? तो यरूटर, ऐसे शब्द को याद रखेंगे, जो एक समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध करता है। तो रेयूटर का कहना है कि समाज एक अमूर्त अवधारणा है। समाज एक क्या है? अमूर्त अवधारणा है। रॉल्फ लिटन क्या कहते हैं कि समाज को ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया है जिसमें सम्मिलित व्यक्ति अपने को संगठित करने तथा एक सामूहिक इकाई के रूप में सोचने के लिए काफी लंबे समय से साथ साथ रहते हैं और काम करते हैं। अब यहाँ पे रॉल्फ लिटन का कहना है कि समाज को ऐसे समूह के रूप में परिभाषित किया है, समाज को एक ऐसा समूह बताया है जिसमें व्यक्ति आपस में सम्मिलित है और संगठन बनाकर रह रहे हैं और एक सामाजिक इकाई के रूप में, सोशल यूनिट के रूप में एक साथ रह रहे हैं। वो किसका कहना है? तो रॉल्फ लिटन का कहना है। जॉर्ज सीमेल क्या कहते हैं कि समाज को उन व्यक्तियों का समूह माना है जो अंतः क्रिया द्वारा संबंधित है। अब यहाँ पे जॉर्ज सीमेल कहते हैं कि समाज जो है उन व्यक्तियों का समूह है जो आपस में अंतः क्रिया कर रहे हैं, उन्हीं व्यक्तियों को समाज में रखा है। किसने? जॉर्ज सीमेल ने। याद रहेगा आपको, बहुत ही अच्छे से चीजें आपको याद रखनी होंगी। अब समाज की मूलभूत तत्व क्या क्या है समझते हैं। सभी समाज हेतु प्रथम आवश्यकता सदस्यों के संगठन का एक स्तर होता है। जनसंख्या के बगैर समाज नहीं रह सकता। इसके लिए प्रमुख 3 कार्य महत्वपूर्ण हैं। पहला, सदस्यों के लिए खान पान की व्यवस्था होनी चाहिए, तभी समाज बना रहेगा। सदस्यों के लिए सुरक्षा करना चाहिए।
तो ये तभी समाज रहेगा। और निरंतर प्रजनन होना चाहिए, यानी कि एक पुत्र है उसके बाद आगे भी माने कि वंशज को बढ़ाना चाहिए, तभी समाज आपका अस्थायी रहेगा। सदस्यों के विशेषीकरण और श्रम विभाजन होना चाहिए। सदस्य एक दूसरे के साथ संपर्क होना, साथ ही संपर्क के लिए कुछ प्रेरणाओं का होना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था का निरंतर को बनाए रखना चाहिए। समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं समझिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि समाज की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो समाज एक अमूर्त है। समाज क्या है? अमूर्त है। और ये शब्द किसने दिया था कि समाज अमूर्त है? बताइए, अभी पीछे हमने पढ़ा भी, कमेंट करके बताइए। तो समाज जागरूकता पर आधारित है। समाज क्या है? जागरूकता पर आधारित है। समाज में समानता और विभिन्नता पाई जाती है। समाज की चेतना जो है, समाज की चेतना गेडेंस कहते हैं कि समाज समानता की चेतना होनी चाहिए। समानता क्या होनी चाहिए? चेतना होनी चाहिए। आगे ध्यान देंगे। समाज अन्योन्याश्रितता पर आधारित होना चाहिए। समाज में सहयोग और संघर्ष पाया जाता है। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। ये किसका है? मैकाइवर कहते हैं कि जो समाज है संघर्ष से मिला हुआ एक सहयोग है, मैकाइवर का कहना है। समाज केवल मनुष्य पर सीमित नहीं है। समाज केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। समाज परिवर्तनशील और जटिल व्यवस्था है। समाज कैसा है? तो समाज जो है परिवर्तन है, बदलने वाला है और जटिल व्यवस्था भी है। एक समाज की बात करें तो एक समाज क्या है समझते हैं इसके बारे में। एक समाज केवल एक साधन है। एक समाज केवल एक साधन है जिसकी सहायता से कुछ विशेष संगठनों की स्थापना की जाती है। यह सामान्य जीवन में चेतना के रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। यह सामान्य जीवन में जो है चेतना रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। क्या? समाज। एक समाज की बात करें तो केवल एक साधन है। एक समाज क्या है? एक साधन है और इसकी सहायता से कुछ विशेष संगठनों की स्थापना की जाती है। यह सामान्य जीवन में चेतना रूप से भाग लेने वाले व्यक्तियों का समूह है। गिन्सबर्ग क्या कहते हैं? भैया इनकी अवधारणा याद करते करते पागल हो जाएंगे आप लोग। गिन्सबर्ग का कहना है कि एक समाज कुछ संबंधों और व्यवहारों के द्वारा संबंधित व्यक्तियों का ऐसा संग्रह है जो उनको कुछ ऐसे व्यक्तियों से पृथक करता है जिन संबंधों से संबंधित नहीं है और इनका व्यवहार उन्हीं से भिन्न है। गिन्सबर्ग की बात करें तो गिन्सबर्ग ही कह रहे थे समाज एक संघ है और एक संगठन है। आपको याद होगा। तो अब एक समाज के बारे में ये लोग क्या कर रहे हैं? एक समाज की बात कर रहे हैं। ये तो ये कह रहे हैं एक समाज एक संबंध है और एक व्यवहार के रूप में संबंधित व्यक्तियों का एक समूह है। गिन्सबर्ग का कहना है, ठीक है। और वही रेयूटर का मानना है कि समाज में से बिल्कुल भिन्न एक समाज कोई भी ऐसा संगठन है जिसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन व्यक्त करता है। ये कह रहा है कि कोई भी एक ऐसा संगठन हो जिसमें एक समाज है, वो क्या करता है? इसके माध्यम से व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता है। फ्रीडमैन की बात करें तो फ्रीडमैन क्या कहते हैं यहाँ पे समझिएगा। हाँ, फ्रीडमैन का मानना है कि एक समाज विस्तृत अर्थों में वह संगठन है जिसका कुछ दूसरे संगठनों से भी प्रभुत्व रहता है। यानी कि दूसरे संगठनों से भी प्रभुत्व रहता है किसका? एक समाज का। ये किसका कहना है? फ्रीडमैन का कहना है। मेंजर की बात करें, वीचर का विचार है कि एक समाज को व्यक्ति का ऐसा समूह समझा जा सकता है जो कुछ समान क्रियाओं में जागरूक होकर भाग लेते हैं। एक समाज को व्यक्तियों का ऐसा समूह समझा जा सकता है जो कुछ समान क्रियाओं में जागरूक होकर भाग लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे एक समाज की प्रमुख विशेषताएं। एक समाज व्यक्तियों का समूह है, ठीक है। एक व्यक्ति का समूह जो है वो एक समाज है। एक समाज मूर्त है। एक समाज क्या है? मूर्त है, जबकि समाज क्या है? अमूर्त है। याद रखेंगे, एक समाज आपका मूर्त है और समाज क्या था? अमूर्त था। एक समाज के अधिकतर सदस्य एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जीवन व्यतीत करते हैं। एक समाज जो है एक छोटा तथा सरल संगठन है। एक समाज एक छोटा तथा सरल संगठन है। एक समाज में सदस्यों के व्यवहारों में समानता पाई जाती है। एक समाज में सदस्यों के व्यवहारों में समानता पाई जाती है। एक समाज में सदस्यों के व्यवहारों में समानता पाई जाती है। एक समाज में व्यक्ति का उत्तरदायित्व सीमित होता है। एक समाज में सदस्य सामाजिक क्रियाकलापों में चेतना रूप से भाग लेता है, ठीक है। विकसित क्रम, अभी इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। आर्थिक विकास के स्तर को आधार मानकर एंथोनी ग्रीडेंस द्वारा समाज के विकसित क्रम में 7 भागों में विभाजित किया है। क्वेश्चन पूछेगा कि विकसित क्रम को
7 भागों में विभाजित किसने किया है? एंथोनी गिडन्स ने किया है। एंथोनी गिडन्स ने किया है 7 वर्गों में विभाजित। ठीक है, किसको? तो आर्थिक विकास के स्तर पर देखा जाए तो सबसे पहला एक ऐसे विकास क्षेत्र जिसमें शिकारी और भोजन संग्रहक समाज हो, कृषक समाज हो, पशुचारी समाज हो, परंपरागत राज्य हो, पहली दुनिया का समाज, दूसरी दुनिया का समाज, तीसरी दुनिया का समाज, ये सब क्या है भैया? उदय विकसित जो है क्रम में समाजों को देखा गया आर्थिक दृष्टि पर। ये किसने? गेडन्स जो एक व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये बताया गया, एंथोनी गेडन्स के द्वारा बताया गया है। अब यहाँ पर समझेंगे चीजों को आगे। अब हम जानेंगे सामाजिक समूह। अब सामाजिक समूह क्या है इसके बारे में समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। सामाजिक समूह एक प्रकार का संगठन है। सामाजिक समूह क्या है? एक प्रकार का संगठन है जिसके सदस्य एक दूसरे को जानते हैं और व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को अपनी एक रूपता स्थापित करते हैं। यानी सामाजिक समूह एक क्या है? संगठन है जिसमें व्यक्ति जो है एक दूसरे को क्या करते हैं? अच्छी तरीके से जानते हैं। बोटोमोर क्या कहते हैं? बोटोमोर का क्या कहना है सामाजिक समूह के बारे में? तो सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा योग है जिसमें सम्मिलित व्यक्तियों के बीच निरंतर संबंध होता है। प्रत्येक व्यक्ति स्वयं समूह और उसके प्रतीकों से अवगत होता है। यानी कि बोटोमोर कहते हैं कि सामाजिक समूह व्यक्तियों का एक ऐसा योग है जिसमें सम्मिलित व्यक्तियों के बीच निरंतर संबंध होता है और प्रत्येक व्यक्ति स्वयं समूह और उसके प्रतीकों से अवगत होता है। ये बोटोमोर का कहना है। आगे ध्यान देंगे मैकाइबर और पेज के अनुसार। मैकाइबर और पेज के अनुसार सामाजिक संबंधों में एक दूसरे से जुड़े लोगों के बीच कुछ हद तक पारस्परिकता का अभाव निहित होता है। लोग एक दूसरे से थोड़ा बहुत अवगत तो अवश्य ही होते हैं और यह बात समूह के सदस्यों की प्रवृत्तियों में दिखाई देती है। तो मैकाइबर और पेज का कहना है कि सामाजिक संबंधों में जो व्यक्ति हैं एक दूसरे से जुड़े लोगों के बीच में क्या है? हद तक ये क्या है? आपस में जुड़े होते हैं। यानी कि हद तक आपस में क्या होता है? एक जुड़ाव का अभाव होता है। ये मैकाइबर और पेज का कहना है। हट और रीस का मानना है कि हट और रीस का क्या कहना है? सामूहिक अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्ति का एक संगठित संग्रह है। सामूहिक समूह में जो अंतःक्रिया में संलग्न व्यक्ति हैं व्यक्तियों का एक संगठित संग्रह है। ये किसका मानना है? हट और रीस का। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सामूहिक अंतःक्रिया में संलग्न मतलब होता है जुड़ना, व्यक्तियों का एक संगठित समूह संग्रह है। ये किसका कहना है? तो हट और रीस का कहना है। मार्टन ने सामूहिक निर्धारण में 26 आधारों का उल्लेख किया है। याद रखेंगे, मार्टन ने सामूहिक निर्धारण को कितने भागों में या कितने आधारों पर बांटा है? तो 26 आधार पर। आर्गबर्न और नीम काफ के विचार के अनुसार अगर देखें, जब कभी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एकत्रित होकर एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं तब वे एक समूह का निर्माण करते हैं। जब 2 या साफ शब्दों में इन्होंने बताया आर्गबर्न और मिंग कफ ने कि भैया जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे पर अपना प्रभाव डालते हैं तो वही एक प्रकार से समूह का क्या होता है? निर्माण होता है। सामाजिक समूहों के प्रकार कितने हैं? कौन कौन से प्रकार हैं? इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है उप प्राथमिक समूह जिसमें आत्मीय युगुल समूह भी कहते हैं। उप प्राथमिक समूह को हम क्या कहते हैं? आत्मीय युगुल समूह भी कहते हैं, जिसमें पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका, माता और उनकी संतानें आदि आते हैं। तो प्राथमिक समूह में, उप प्राथमिक समूह में कौन कौन आता है? पति पत्नी, प्रेमी और प्रेमिका, माता और उनकी संतानें। ये किस में आएंगे? तो उप प्राथमिक समूह में, जिससे हम आत्मीय युगुल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? आत्मीय युगुल भी के नाम से हम लोग जानते हैं। अब हमने तो पहला पढ़ लिया उप प्राथमिक समूह। अब देखेंगे हम प्राथमिक समूह। ऐसा समूह जिसमें साक्षरता पर आधारित सहचार्य हो, यानी कि साक्षरता पर आधारित, जैसे कि क्या कहते हैं, टीचर और छात्र हो गए। जैसे कि एक दुकानदार हो गया और उसका लेबर हो गया। एक तरह से टीचर की भावना है कि नहीं है? तो साक्षरता पर आधारित सहचर्य हो गया। सदस्यों का क्रम हो गया। अवशिष्ट उद्देश्य हो गए। तुलनात्मक रूप से अधिक आत्मीय तथा अपेक्षक स्थापित ऐसे संलग्न विद्यमान होते हैं। यानी कि आप साफ याद रखिएगा, एक होता है उप प्राथमिक समूह जिसमें माता पिता हो गया, प्रेमी प्रेमिका हो गया, माता और उनके बच्चे हो गए। ये उप प्राथमिक समूह हो गया। प्राथमिक समूह में क्या हो गया?
तो इसमें क्या होगा, जो साक्षर व्यक्ति हैं उनके आधारित संचारीय लोग हो गए, सदस्यों का क्रम हो गया, ये सब क्या है प्राथमिक समूह में आएगा। सर्वप्रथम चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन पूछेगा, सबसे पहले प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किसने किया? तो चार्ल्स कूले ने। कब किया था? 1909 में किया था। किस पुस्तक में किया था? सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में किया था चार्ल्स कूले ने 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा। क्लियर है? कूले ने उन समूह को प्राथमिक समूह माना जिनके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जैसे परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोसी। यानी कि जो चार्ल्स कूले थे 1909 में, जो इन्होंने क्या कहते हैं प्राथमिक समूह की जो अवधारणा दी थी, उसमें प्राथमिक समूह में इन्होंने किसको माना? तो ऐसे सदस्यों को माना जो आमने सामने के संबंध रखते हों, जैसे परिवार हो गया, क्रीड़ा मतलब गेम खेलने वाले समूह हो गए, पड़ोसी हो गए, इन सबको हमने प्राथमिक समूह में रखा था। चार्ल्स कूले ने प्राथमिक समूहों में मानव स्वभाव की पोषिका तथा मनुष्य का मानवीकरण करने वाले एक शक्तिशाली एजेंट कहा है। क्वेश्चन पूछेगा कि किसको शक्तिशाली एजेंट कहा गया? तो प्राथमिक समूह को। किसको? प्राथमिक समूह को। डेविस ने परिवार, क्रीड़ा समूह माने कि खिलाड़ी समूह, पड़ोसी, गांव और कार्य करने वाले समूहों को प्राथमिक समूह माना है। याद रखेंगे, ये सब लोग क्या है प्राथमिक समूह किसने माना? डेविड ने माना है। किसने? डेविड ने। तो आपको बस याद रखना है प्राथमिक समूह की अवधारणा या कथन किसने दिया है? तो चार्ल्स कूले और डेविड ने। और कौन है यहाँ पे ध्यान देंगे, मैकाइवर और पेज भी जो है प्राथमिक समूह का अवधारणा दिए हैं। समझते हैं। मैकाइवर और पेज का कहना है कि परिवार, क्रीड़ा समूह और त्रिमंडली, अब यहाँ पे त्रिमंडली भी जुड़ गया, गपशप समूह और साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, जनजातीय परिषद आदि को प्राथमिक समूह में माना है मैकाइवर और पेज ने। क्लियर है ना? पार्सन का कहना है कि हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया प्राथमिक समूह में ही होती है। हमारी मानवीकरण की प्रक्रिया जो होती है प्राथमिक समूह में ही होती है। किसने माना है? पार्सन ने माना है। आधा प्राथमिक समूह के बारे में हम लोग जानते हैं। अर्ध प्राथमिक समूह, कूले द्वारा विवेचित अर्ध प्राथमिक समूह को आभासीय प्राथमिक समूह भी कहा जाता है। आभासीय प्राथमिक समूह किसे कहा जाता है? तो अर्ध प्राथमिक समूह को आभासीय प्राथमिक समूह कहा जाता है। ये एक दूसरे से हमेशा मिले जुलने वाले लोगों का संगठित समूह है, जो विशेष प्रयोजन तथा संगठनों के कारण छोटे होते हैं, जैसे बालचर दल, महाविद्यालय संघ, छात्र संघ या अपोहा क्लब। ये कूले के द्वारा बताया गया है। जैसे महाविद्यालय हो गया, एक छात्र संघ हो गया, ये सब आते हैं अर्ध प्राथमिक समूह में, जिसे हम आभासारी प्राथमिक समूह भी कहते हैं। आभासारी भी प्राथमिक समूह कहते हैं। इसमें इनका कहना है कि एक दूसरे से मिलने जुलने वाले संगठन या समूह को ही हम अर्ध प्राथमिक समूह कहते हैं। ये एक साथ रहते नहीं है, मिलने जुलने वाले हैं। बोटोमर क्या कहता है? ध्यान सुनिएगा। बोटोमेर के अनुसार आभासारी समूह एक ऐसा योग है जिसमें संरचना और संगठन की कमी होती है और इनके सदस्य समूह के अस्तित्व के प्रति अनभिज्ञ तथा तो कम जागरूकता हो सकते हैं। ये बोटोमोर का कहना है। गिन्सबर्ग का कहना है कि आभासारी समूह का उल्लेख अपनी कृति सोशियोलॉजी में किया है। सोशियोलॉजी यानी क्वेश्चन पूछेगा सोशियोलॉजी पुस्तक किसका है? गिन्सबर्ग का है, जिसमें इन्होंने आभासारी समूह का उल्लेख किया है। इन्होंने आभासारी समूह का प्रयोग मनुष्य के ऐसे संकलन के लिए किया है जिसका कोई निश्चित ढांचा नहीं होता, फिर भी उनके सदस्यों में समान रुचियां एवं व्यवहार प्रतिमान पाए जाते हैं। मडन का क्या कहना है समझिएगा। मडन का आभासारी समूह के व्यक्ति का एक ऐसा संकलन माना है जिसमें समान शारीरिक सामाजिक लक्षण पाए जाते हैं, किंतु वे परस्पर अंतःक्रिया नहीं करते और इनमें घनिष्ठ सामाजिक संबंध नहीं पाए जाते। यानी कि घनिष्ठ सामाजिक संबंध नहीं पाए जाते। आभासारी समूह जहां बोलेगा उसे हम मॉडर्न का बताएंगे। एसी मेयर अर्ध समूह, या तो अर्ध समूह बोलिए या तो बोलिए आभासारी समूह। निम्नलिखित दो भागों में बांट दिया इन्होंने एसी मेयर ने।
तो वर्गीकरण अर्ध समूह तथा अंतःक्रिया अर्ध समूह। वर्गीकृत कृत अर्ध समूह और अंतःक्रियात्मक अर्ध समूह ये किसके द्वारा बांटा गया है? तो AC मेयर द्वारा अर्ध समूह को ये बांटा गया है। द्वितीय समूह की बात करें, ध्यान समझिएगा। द्वितीयक समूह सेकेंडरी ग्रुप। तो अभी हमने देखा अब उप प्राथमिक समूह, फिर प्राथमिक समूह, फिर अर्ध प्राथमिक समूह जिसको आभासारी समूह भी बोले हैं। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक समूह जिसको हम सेकेंडरी ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में समझते हैं। सर्वप्रथम द्वितीयक समूह का प्रकाश डालने वाले जॉर्ज C. होमन्स और किंग्सले डेविस थे और द्वितीयक समूह में संघीय आत्मीकरण तथा पूर्ण आभासी होता है और अधिकांश प्राथमिक और अर्ध प्राथमिक सलक्षण अनुपस्थित रहते हैं, जैसे संघ और नियम। तो इसमें क्या होता है कि प्राथमिक और अर्ध प्राथमिक जितने भी लक्षण हैं, ये सारे लक्षण हमें द्वितीय संघ में देखने को मिलता है। और द्वितीय संघ पे सबसे पहले प्रकाश डालने वाले दो व्यक्ति थे, एक का नाम था जॉर्ज C. होमन्स और एक का नाम था किंग्सले डेविस। इन लोगों ने द्वितीयक समाज पर प्रकाश सबसे पहले डाला था। रॉबर्ट वीर स्टेड का कहना है कि वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। जो प्राथमिक नहीं है वे सभी समूह क्या है? द्वितीयक हैं। ये किसका मानना है? रॉबर्ट बी स्टीम का मानना है। रॉबर्ट बी स्टीम कहते हैं जो प्राथमिक समूह नहीं है वो सभी क्या है? द्वितीयक समूह हैं। आर्गवर्न और निम्काफ के अनुसार द्वितीयक समूह वे समूह हैं जो घनिष्ठता की कमी का अनुभव होता है। जहां हमें घनिष्ठता की कमी का अनुभव होगा वो क्या है? द्वितीयक समूह है। वो कहना किसका है? तो आर्गवर्न और निम्काफ का कहना है। फेयरचाइल्ड का कहना है कि समूह का वह रूप जो अपने सामाजिक संपर्क और औपचारिक संगठन की मात्रा में प्राथमिक समूहों की सी घनिष्ठता से भिन्न हो, वह द्वितीयक समूह है। यानी कह रहा है ऐसा समूह जो सामाजिक संपर्क और औपचारिक रूप से अगर देखा जाए तो वह प्राथमिक समूह से क्या है? भिन्न है, उसी को हम द्वितीयक समूह कहेंगे। ये किसका कहना है? फेयरचाइल्ड का कहना है। द्वितीयक समूह में घनिष्ठता का अभाव और औपचारिक होने के कारण लैंडिस ने उन्हें शीत जगत के नाम से संबोधित किया है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा कि द्वितीयक समूह को किसने शीत जगत कहा है? तो लैंडिस ने शीत जगत कहा है द्वितीयक समूह को, याद रहेगा। द्वितीयक समूह को लैंडिस ने शीत जगत कहा है। अब हम जानेंगे संदर्भ समूह। क्लियर है? चलिए अब हम पढ़ते हैं संदर्भ समूह क्या है। रेफरेंशियल ग्रुप। सर्वप्रथम इसका प्रयोग हाईमैन द्वारा 1942 में एक लेख में किया गया था जिसका नाम था द फिजिकल्स ऑफ स्टेटस। पुस्तक में इन्होंने सबसे पहले 1942 में हाईमैक ने सर्वप्रथम जो है संदर्भ समूह का व्याख्या किया था। तत्पश्चात मॉर्टन ने इससे विशेष रूप से विकसित किया। संदर्भ समूह वह समूह है जिसका व्यक्ति समानता सदस्य तो नहीं होता परंतु उनका सदस्य बनने का वह आकांक्षा करता है। संदर्भ समूह वह समूह है जिसमें व्यक्ति क्या होता है? सदस्य तो नहीं होता, जिसका व्यक्ति समानता सदस्य तो नहीं होता परंतु उनका सदस्य बनने की वह आकांक्षा रखता है, उसे हम संदर्भ समूह कहते हैं। एक होता है अंतर समूह और एक होता है बाह्य समूह। अंतर समूह और बाह्य समूह का प्रतिपादन समरन द्वारा किया गया है, समनर द्वारा किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा समनर द्वारा अंतर समूह और बाह्य समूह का क्या किया गया है? तो प्रतिपादन किया गया है। अंतर समूह को हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह कहा जाता है। अंतर समूह को क्या बोलेंगे? हम समूह और बाह्य समूह को वे समूह कहा जाता है। याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछेगा वे समूह किसको कहते हैं? तो बाह्य समूह को। हम समूह किसे कहते हैं? तो अंतर समूह को। और इस दोनों का प्रतिपादन किसने किया था? तो समरन ने किया था। समर ने किया था। किसने? समनर ने किया था। ठीक है। जिन समूहों के साथ कोई व्यक्ति पूर्ण एकता एवं तादात्म्य स्थापित करता है उन्हें उसका अंतर समूह कहा जाता है। यानी कि जिन समूह में कोई व्यक्ति अगर पूर्ण रूप से एकात्मक है और उसके प्रति स्थापित करता है तो उसको अंतर समूह कहा जाता है। इन समूहों के सदस्य के प्रति उनके मन में लगाव, सहानुभूति और स्नेह के भाव होते हैं, जैसे परिवार।
यानी इन समूहों के सदस्यों के प्रति क्या होता है, उनके मन में लगाव होता है, सहानुभूति होता है और स्नेह के भाव होते हैं। जैसे कि परिवार होता है, इन सभी में हमें अंतः समूह और बाह्य समूह देखने को मिलते हैं। अब ध्यान देंगे, बाह्य समूह की बात करें तो बाह्य समूह में ऐसे किसी व्यक्ति के संबंध में एक तरफ की दूरी या अलगाव की, यदा कदा शत्रु या वैर की भी झलक मिलती है। बाह्य समूह में किसी व्यक्ति के संबंध में एक तरफ की दूरी या अलगाव की, यदा कदा शत्रुता या वैर की भी झलक मिलती है बाह्य समूह में। याद रखेंगे, यानी कि इसमें शत्रु और वैर की झलक मिलती है बाह्य समूह में, जिसे वे समूह कहा जाता है। ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह, अब समझते हैं ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह में। गिलिन और गिडन्स ने समूह को दो वर्गों में ऐच्छिक और अनैच्छिक समूह में विभाजित किया है। समूह को ऐच्छिक और अनैच्छिक में किसने बांटा है? गिलिन ने या तो गिडेंस ने। गिलिन और गिडेंस ने जो है समूह को दो भागों में बांटा, ऐच्छिक और अनैच्छिक में। ऐच्छिक समूह वे समूह है जिनकी सदस्यता हम हासिल करना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी साहित्यिक समूह का सदस्य इसलिए नहीं होता कि उसे ऐसा करना पड़ेगा, बल्कि इसका उद्देश्य उसकी साहित्यिक रुचियों को प्राप्त करना है। यानी कि ऐच्छिक समूह में जो है जिनकी सदस्यता हम हासिल करना चाहते हैं, और अनैच्छिक समूह का क्या है, जिनकी सदस्यता हमें इसलिए हासिल नहीं करनी पड़ती क्योंकि हमारी जो है विवशता होती है, जिनमें हमारी रुचि अनुरुचि का सवाल महत्वपूर्ण होता है। हमारी रुचि हो अनुरुचि का सवाल महत्वपूर्ण होता है। जैसे एक व्यक्ति किसी खास जाति समूह का सदस्य इसलिए हो जाता है क्योंकि वह उस जाति में पैदा हुआ है। तो ये क्या है भैया? ये अनैच्छिक समूह है एक तरह से। नोट में अगर देखा जाए तो प्राथमिक और द्वितीयक समूह के समान विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समूहों को टानिज और गेमिनसाफ्ट तथा गेसेलसाफ्ट और दुर्खिम ने यांत्रिक एकता और स्वभावीय एकता और सोरोनिक और में रूपवर्ती संबंध और अनुबंधात्मक संबंध कहा, जबकि टालकॉट पार्सन ने इसे संबंध प्रतिमानों के आधार पर व्यक्त किया है। समुदाय, अब हम बात करेंगे समुदाय। समुदाय शब्द जो है कम्युनिटी के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है कम और एक का नाम है म्यूनि, जिसमें कम का अर्थ होता है ट्यूनिस यानी कि एक साथ, और जबकि म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना यानी सर्वेंस यानी सेवा करना, यानी एक साथ सेवा करना। इसका क्या है? समुदाय का अर्थ होता है, कम्युनिटी का अर्थ होता है। समुदाय शब्द का प्रयोग किसी बस्ती, गांव, शहर और जनजाति और राज्य के लिए किया जाता है। इनकी आधारभूत कसौटी क्या है कि उनके अंतर्गत मनुष्य की संपूर्ण जीवन व्यतीत है। मैकाइवर क्या कहते हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। मैकाइवर का कथन है कि समुदाय समान जीवन का एक क्षेत्र है। समुदाय क्या है? समान जीवन का एक क्षेत्र है, मैकाइवर का कहना है। मैकाइवर का कहना है समुदाय जो है एक समान जीवन का एक क्षेत्र है। समान जीवन का एक क्षेत्र है, मैकाइवर का कहना है। मैकाइवर और पेज का क्या कहना है? तो मैकाइवर और पेज कहते हैं कि समुदाय निर्माण के लिए दो बातों को आवश्यक मानना चाहिए, एक स्थानीय क्षेत्र और एक सामुदायिक भावना है। सामुदायिक भावना और स्थानीय क्षेत्र है तो हम समुदाय बना सकते हैं, समुदाय का निर्माण कर सकते हैं, मैकाइवर और पेज का मानना है। आर्गमन और नीमकाफ के मत में किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। किसी सीमित क्षेत्र में के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को हम समुदाय कहते हैं। क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। ये आर्गवन और नीमकाफ का कहना है कि किसी सीमित क्षेत्र के अंदर रहने वाले सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहते हैं। क्लियर है ना? बोगार्डन्स का कहना है कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा तक हम की भावना होती है। सामाजिक समुदाय जो है एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ हद तक क्या होता है? हम की भावना होती है, यानी कि हम तथा वह एक निश्चित क्षेत्र में निवास करते हैं। ये बोगार्डस का कहना है। किंगलेस डेविस का क्या कहना है? किंगलेस डेविस का कहना है समुदाय सबसे छोटा व क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाते हैं। समुदाय जो है
सबसे छोटा वह क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सारे पहलू आ जाते हैं, किंगलेस डेविस का मानना है। किम्बाल यंग का कथन है, क्या कथन है, इसको ध्यान से समझेंगे। किम्बाल यंग का अनुसार जो कथन है, उनका मानना है कि समुदाय एक ऐसा समूह है जो एक ही संस्कृति के अधीन एक स्थान और क्षेत्र में रहता है और अपनी क्रियाओं के लिए एक समान भौगोलिक क्षेत्र को प्रभावित करता है। इनका मानना है, किम्बाल यंग का कहना है कि एक समुदाय जो है एक समूह है और एक ही संस्कृति में रहेगा और एक ही क्षेत्र में रहेगा और अपनी क्रियाओं को लिए एक ही क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्र को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ये किम्बाल यंग का मानना है। समुदाय निर्माण के निम्नलिखित 3 प्रमुख आधार हैं। समुदाय का निर्माण कैसे होगा? व्यक्तियों का समूह, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावनाएं। देखिए जो है समुदाय का निर्माण जो होगा, व्यक्तियों का समूह होना चाहिए, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, सामुदायिक भावनाएं होनी चाहिए, तब जाके समुदाय का निर्माण होगा। वही सामुदायिक भावना की अभिव्यक्ति 3 रूपों में होती है, यानी समुदाय की भावना को अभिव्यक्त करने की 3 प्रकार के रूप हैं। हम की व्यक्तिगत हम की अभिव्यक्ति, दायित्व की अभिभावना और निर्भरता की भावना। ये तीनों जो है सामूहिक जो है भावना का अभिव्यक्ति 3 प्रकार की हैं। समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या होती है? तो सामुदायिक भावना है, जो स्थानीय क्षेत्र है वो सामुदायिक भावना है। जो इनकी प्रमुख विशेषता है, सामुदायिक भावना है, समान जीवन है, मूर्त रूप है, अनिवार्य सदस्यता है, विशिष्ट नियम है, स्थानीय क्षेत्र है, नियमों की व्यवस्था है, आत्मनिर्भरता है, स्वतः विकास है। ये समुदाय की प्रमुख विशेषता है। अब समुदाय किसे कहेंगे? यानी कि एक तरह से दिमाग लगाइए, समुदाय के पास क्या विशेषता, क्या क्वालिटी है? तो समुदाय की क्या होती है कि समुदाय की भावना होती है, यानी आपस में जुड़ने की, आपस में मिलजुल के रहने की एक भावना होती है इन लोगों के पास। इनका समान जीवन होता है, कोई बढ़िया जीवन नहीं होता, समान जीवन होता है। मूर्त रूप होता है इन लोगों का। मूर्त रूप मतलब जिसे देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, जिसे छू सकते हैं, उसे मूर्त कहते हैं। तो इनका मूर्त रूप है। अनिवार्य सदस्यता है, इसमें अनिवार्य रूप से सदस्य हैं सब लोग, ठीक है। उसके साथ साथ इन लोगों का विशिष्ट नाम है, अलग अलग समुदाय का अलग अलग नाम होता है, विशिष्ट नाम है। स्थानीय क्षेत्र है इन लोगों का, एक स्थान है, एक जगह क्षेत्र है। और साथ ही साथ नियमों की व्यवस्था होती है इन लोगों के पास, कैसे नियम चलाना है, कैसे क्या करना है। आत्मनिर्भर होते हैं इन लोग, अपना खुद करके खाते हैं। और साथ ही स्वतः विकास भी होता है इनका, ठीक है। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो उदाहरण में देखेंगे तो विशुद्ध समुदाय जनजाति हो गया, खाना बदोशी हो गया, तथा आदि गांव के लोग जो है विशुद्ध समुदाय हैं। सीमावर्ती समुदाय की बात करें, परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, बंदी गृह हो गए, जाति हो गए, बाहर के आकर एक स्थान पे बसे हुए समूह हो गए, ये क्या है? सीमावर्तीय समूह है। वही साथ बात करें तो पड़ोस तथा जाति को समुदाय नहीं माना गया है, पड़ोस और जाति को समुदाय नहीं माना गया है। जबकि बंदी गृह पर मतभेद है। मैकाइबर और पेज ने बंदी गृह जेल को समुदाय मान लिया है, क्योंकि समुदाय की 2 मुख्य आवश्यकताएं होती है, एक निश्चित भूभाग और कुछ सीमा तक सामुदायिक भावना पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे चीजें समझिए। विशुद्ध समुदाय उसे कहेंगे जैसे जनजाति लोग हैं जो जंगलों में जो कि जंगलों पे घर बना के रहते हैं, खाना बदोशी एक जगह जहाँ फसल काटे, खाना बदोशी में घूम घूम के रहने वाले लोग, आदिम जाति के गांव के लोग, ये सब क्या विशुद्ध समुदाय हैं। और जबकि सीमावर्ती समुदाय की बात करें तो एक परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, बंदीगिरी हो गया। अगर बंदीगिरी का मतलब है जेल को क्या कहते हैं? बंदीगिरी कहते हैं। वैसे ही बंदीगिरी को देखिए पड़ोस और जाति को समुदाय नहीं माना गया, जबकि बंदीगिरी पर मतभेद है आज भी। अगर हम बोले सीमावर्ती समूह में अगर देखें तो परिवार हो गया, पड़ोस हो गया, बंदीगिरी हो गया, जाति और बाहर से आकर एक स्थान पर बसे हुए समूह को हम लोग सीमावर्ती समूह कहते हैं। ऐसे समूह को सीमावर्ती समूह कहते हैं। और पड़ोस और जाति को समुदाय नहीं माना गया है। जबकि बंदीगिरी पे क्या है? मतभेद है, जिसमें मैकाइबर और पेज ने बंदीगिरी को हमने जो कि मैकाइबर और पेज ने बंदीगिरी को जेल की सदस्य माना, यानी बंदीगिरी यानी कि जेल में रहने वाले लोगों को बंदीगिरी कहते हैं, जिनको समूह को सदस्य माना है। क्योंकि इनका मानना है कि भाई समुदाय बनने के लिए, एक समुदाय बनाने के लिए, एक समूह बनाने के लिए, समुदाय बनाने के लिए एक आवश्यक भूमि चाहिए और आसपास एक जो है सामुदायिक भावना चाहिए, जो जेल में होता है। समुदाय और समाज में क्या अंतर है, इसके बारे में समझते हैं। समुदाय जो है मूर्त है, जबकि समाज अमूर्त है। समुदाय जो है मूर्त होता है, जबकि समाज जो होता है अमूर्त होता है। समुदाय समाज का उपभाग है, जबकि समाज का क्षेत्र विस्तृत है। समुदाय की निश्चित क्षेत्र सीमा होती है, परंतु समाज की सीमा को निश्चित नहीं किया जा सकता। यानी समुदाय का एक निश्चित क्षेत्र होता है, जबकि समाज का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है। समुदाय मूर्त होता है, जबकि समाज अमूर्त होता है। जबकि समुदाय समाज जो कि समाज का उपविभाग है, जबकि समाज का क्षेत्र एकदम विस्तृत है, बहुत बड़ा है समाज का क्षेत्र। क्लियर है? आगे ध्यान देंगे। समुदाय
समुदाय में सामुदायिक भावना पाई जाती है, जबकि समाज में इसका कोई महत्व नहीं होता है। समुदाय को विशुद्ध, सीमावर्ती और परिवर्तनशील जैसे श्रेणियों में बांटा जा सकता है, जबकि समाज की प्राकृतिक संपूर्णता की जाती है। समुदाय की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, परंतु समाज विभिन्न संस्कृतियों का संगम है। समाज जो है विभिन्न संस्कृतियों का क्या है, संगम है। वही हम जानेंगे समिति के बारे में। अब समिति क्या होता है, समिति के बारे में समझते हैं। समिति सामाजिक संगठनों का ही एक विशेष रूप है। सामाजिक संगठनों का विशेष रूप ही क्या है, समिति है, जिसका निर्माण अपेक्षाकृत रूप से अधिक महत्वपूर्ण और सीमा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यपूर्ण रूप में किया जाता है। समिति के निर्माण का आधार जो है व्यक्ति के विभिन्न प्रकार के हित होते हैं। गिलिन और गिलिन का कहना है कि समिति व्यक्तियों का ऐसा समूह है जो उद्देश्य तथा उद्देश्यों के लिए संगठित होता है तथा कुछ मान्यता प्राप्त तथा स्वीकृति कार्य प्रणाली और व्यवहारों द्वारा कार्य करता है। यानी गिलिन का कहना है कि समिति व्यक्तियों का जो है ऐसा समूह है जो उद्देश्य और उद्देश्यों के लिए संगठित होता है। उद्देश्य और उद्देश्यों के लिए संगठित होता है जो कि समिति, वो गिलिन और गिलिन का कहना है। क्लियर है। अब देखेंगे गिन्सबर्ग का मत क्या है। गिन्सबर्ग समिति को कैसे देखते हैं, तो एक दूसरे से संबंधित उन सामाजिक प्राणियों का समूह जो एक निश्चित लक्ष्य तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक समान संगठन का निर्माण करते हैं, उन्हें हम समिति कहते हैं। गिन्सबर्ग कहते हैं कि समिति हम उसे कहेंगे जिसका निर्माण एक समूह के रूप में होता है और इसका एक निश्चित उद्देश्य होता है, एक निश्चित लक्ष्य होता है इनका। तो गिन्सबर्ग का कहना है निश्चित लक्ष्य होगा, निश्चित उद्देश्य होगा, तो उससे क्या बनेगा, समिति बनेगा। क्या बनेगा, समिति बनेगा। मैकाइबर और पेज के अनुसार समिति मनुष्य का एक समूह है जिसे किसी समान उद्देश्य और उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संगठित किया जाता है। मैकाइबर और पेज कहते हैं कि समिति मनुष्य का एक समूह है जिसका किसी समान उद्देश्य और उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किया जाता है। यानी देखोगे सभी परिभाषा एक ही जैसी है, बट यहाँ पर इन लोगों के दार्शनिकों के नाम याद करना पड़ेगा आपको। मैकाइबर कहते हैं समिति एक समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। समुदाय के अंतर्गत एक संगठन बोला समिति को, किसने, तो मैकाइबर ने अकेले बोला है कि समुदाय के अंदर एक संगठन है समिति, तो मैकाइबर ने बोला। जबकि बोला कि एक उद्देश्य और उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए समिति का निर्माण मनुष्य के समूह के रूप में होता है, तो मैकाइबर और पेज ने बोला था। आर्गन वर्न और नीम काफ के अनुसार जो है समिति एक ऐसा संगठन है जो प्राय विशेष सामर्थ्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों की विशेष और सामान्य इच्छाओं को संतुष्ट करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। फेयरचाइल्ड का कहना है कि समिति एक संगठनात्मक समूह है जिसका निर्माण व्यापक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है, जिसका अपना आत्मनिर्भर प्रशासनिक ढांचा तथा कार्यकर्ता होते हैं। समिति की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं, जानते हैं। समिति व्यक्तियों का संगठन है, बात सही है भाई। समिति की स्थापना कुछ निश्चित उद्देश्यों को लेकर किया जाता है, सही बात है। समिति की सदस्यता अनिवार्य ना होकर ऐच्छिक होती है। अगर आपकी इच्छा है तो समिति के सदस्य बनिए, अनिवार्य नहीं है। समिति विचार पूर्वक स्थापित किया गया एक संगठन है। समिति नियमों पर आधारित होता है। समिति अस्थायी प्राकृतिक है, यानी कि जब इसका उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो इस समिति को क्या कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। समिति एक निश्चित और औपचारिक संरचना है। समिति साध्य ना होकर एक साधन मात्र है। समिति की कुछ प्रमुख श्रेणियां हैं, जैसे व्यापारिक समिति। ऐसे समिति जैसे कि औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापारिक संघ और परिवहन एजेंसियां जो है व्यापारिक समिति के अंतर्गत आते हैं। पारस्परिक लाभ प्रदान करने वाली समितियां जैसे कि श्रमक संघ, राजनीतिक दल, साहित्यिक संगठन, मनोरंजनात्मक संगठन, धार्मिक समिति आदि जो है पारस्परिक लाभ प्रदान करने वाली समितियां हैं। सेवा समिति की बात करें, सेवा समिति में अगर हम देखें तो कॉलेज हो गया, चिकित्सा हो गया, कल्याण संगठन, कानून सलाहकार, पुलिस, ये सब क्या है, सेवा समिति है। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा आपसे कैसे कि पुलिस जो है किस समिति में आएगा, तो आपको बता देना सेवा समिति में। अगर पूछे व्यापार किस समिति में आएगा तो व्यापारिक समिति में आएगा, ठीक है। अगर वह सम्मान कल्याण समिति जैसे सेना हो गया, पुस्तकालय हो गया, संग्रहालय हो गया, ये सब क्या है, समान कल्याण समिति है। तो समान कल्याण समिति और सेवा समिति में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कॉलेज, चिकित्सा, कल्याण संगठन, कानून सलाहकार और पुलिस जो है सेवा समिति, और सामान्य कल्याण समिति में सेवा, पुस्तकालय और संग्रहालय समिति आता है। अब संस्था की बात करें, इंस्टीट्यूट जिसे संस्था बोलते हैं, मानव व्यवहार को नियंत्रित करने वाली उन
उन सभी कार्य विधियों को संस्था कहा जाता है। यानी मानव के व्यवहार को नियंत्रित किया जाएगा जिसमें उसे हम संस्था कहेंगे। ठीक है, जो सामूहिक आदर्श नियमों से निर्मित होकर एक निश्चित ढांचा प्राप्त करता है। जिस उद्देश्य को लेकर समिति बनाई जाती है, उन्हीं की पूर्ति अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली संस्था कहलाती है। यानी जिस उद्देश्य को पूर्ति के लिए समिति बनाते हैं और उसको पूरा करने के लिए जो हमें कार्य प्रणाली हम लोग अपनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? संस्था कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं? संस्था। अब ध्यान देंगे, संस्था शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम स्पेनर ने अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स में किया था। तत्पश्चात समनर ने अपनी पुस्तक जो है फोल्क वे में संस्था को व्यापक रूप से स्पष्ट किया था। अब देखिए, संस्था के लिए सर्वप्रथम सबसे पहले संस्था शब्द का उपयोग अगर बोले तो स्पेनर ने किया था अपनी पुस्तक फर्स्ट प्रिंसिपल्स। क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट प्रिंसिपल्स पुस्तक किसकी है? तो स्पेनर की है। अगर वही बोलेगा समनर की पुस्तक किसकी कौन सी है? तो फोल्क वेज पुस्तक नाम इनका, और इसमें इन्होंने संस्था को व्यापक रूप से स्पष्ट किया है। संस्था शब्द का सबसे पहले उपयोग जो है फर्स्ट प्रिंसिपल्स जो कि स्पेनर की पुस्तक थी उसमें किया था, और समनर की पुस्तक में इन्होंने संस्था को व्यापक रूप से स्पष्ट किया है। स्पेनर का मत है संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। यानी संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से हम लोग समाज के कार्यों को करते हैं। ये जो है स्पेनर का मत है। समनर का कथन है कि एक संस्था में एक संकल्पना और एक संरचना सम्मिलित होता है। एक संस्था में जो है एक संकल्पना और एक संरचना सम्मिलित होता है। समनर का कहना है कि जो एक संस्था होती है उसमें एक संकल्पना और एक संरचना सम्मिलित होता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार जो है संस्था कार्यप्रणाली उन प्रतिष्ठित स्वरूपों और स्थिति को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं को विशेषता स्पष्ट करता है। संस्था कार्यप्रणाली के उन प्रतिष्ठित स्वरूपों अथवा स्थिति को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं को विशिष्टता स्पष्ट करता है। मैकाइवर और पेज के अनुसार, मैकाइवर अलग कहते हैं कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, ना कि संस्था के। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं होते हैं, मैकाइवर का कहना है। बोगार्डन्स का कहना है कि एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसमें सुव्यवस्थित कार्य विधि द्वारा व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित किया जाता है। एक सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना है जिसमें सुव्यवस्थित कार्य विधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक संगठन बनाया जाता है, उसे बोगार्डस कहते हैं। गिन्सबर्ग के अनुसार ये संस्थाएं जो है व्यक्ति और समूहों के बीच संबंधों को निर्देशित करने वाली मान्य और स्थापित कार्य प्रणाली के रूप में परिभाषित की जाती है। ये गिन्सबर्ग कहते हैं। वही आंगवर्न और मिंगकॉफ के अनुसार जो है कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित प्रणाली सामाजिक संस्था है। गिलिन के अनुसार कथन है कि एक सामाजिक संस्था सांस्कृतिक प्रतिमानों जिसे क्रियाएं, विचार, मनोवृत्ति तथा संस्कृति उपकरण आदि सम्मिलित हैं। वह क्रियात्मक स्वरूप है जिसमें कुछ स्वामित्व होता है, जिनका कार्य सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना होता है। गिलिन का कहना है। रास का मानना है कि सामाजिक संस्थाएं संगठित मानवीय संबंधों का समूह है जिसकी स्थापना और स्वीकृति समान इच्छा द्वारा की जाती है। मिल्टन ने संस्था को सामाजिक रीति रिवाज का एक गुच्छा कहा है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने संस्था को सामाजिक रीति रिवाज का एक गुच्छा कहा है? तो हैड मिल्टन ने कहा है। क्लियर है ना? हैड मिल्टन ने कहा है। ओके, समझ में आया यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है संस्था के कुछ प्रमुख उदाहरण है, जैसे विवाह हो गया, परीक्षा प्रणाली हो गया, सामूहिक दावेबाजी हो गया, हड़ताल हो गया, राजनीतिक मंच हो गया, धरना हो गया, संप्रदाय आदि। ये संस्था की कुछ उदाहरण है। संस्था के विकास के क्रम क्या है? संस्था का निर्माण कैसे होता है, कैसे विकास होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो विचार, आइडिया आएगा दिमाग में, पूर्ववृत्ति होगी, फिर आदत होगा, यानी आइडिया प्रवृत्ति होगा तो आदत बनेगा। आदत से क्या होगा? सामूहिक पुरावृत्ति होगी। जनरीति होगी तो उसे
भूकालीन अनुभव होगा। और चौथा जो होगा प्रथा, जिससे सामूहिक स्वीकृति और कल्याण की भावना होगी। लोकचार, जो कि एक निश्चित संरचना होगा। संस्था, जो कि व्यवस्था होगी। संस्था से क्या हो जाएगा, व्यवस्था हो जाएगा। संस्था की प्रमुख विशेषता देखिए, गिलिन और गिलिन द्वारा जो है कल्चर सोशोलॉजी नामक पुस्तक में संस्था को पुस्तक में संस्था की निम्नलिखित 6 विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। तो गिलिन और गिलिन के द्वारा संस्था को कितने भागों में बांटा है, उसकी विशेषता, संस्था की विशेषता कितने भागों में बांटी गई है, तो 6 भागों में बांटी गई है। गिलिन और गिलिन द्वारा जो है कल्चरल सोशोलॉजी नामक पुस्तक लिखी गई और इसमें 6 विशेषता दी गई हैं। जैसे पहला, संस्था संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। संस्था जो है संपूर्ण सांस्कृतिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण इकाई है। संस्था अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक अस्थायी है। संस्था जो है अन्य संगठनों की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। संस्था के एक और अन्य सुस्पष्ट उद्देश्य होते हैं। संस्था की एक निश्चित रूप देने के लिए कुछ सांस्कृतिक उपकरणों का होना आवश्यक है। संस्था कुछ प्रतीकों जैसे भौतिक और अभौतिक समावेशी होता है। ठीक है। संस्था में परंपराओं जैसे लिखित अलिखित का महत्व सबसे अधिक होता है। गिलिन और गिलिन द्वारा संस्था के विभिन्न महत्वों को स्पष्ट किए गए हैं। गिलिन और गिलिन द्वारा संस्था के महत्व को स्पष्ट किया गया है। पहला है, संस्थाएं मानव समाज की आवश्यकता पूर्ति करता है। संस्थाएं व्यक्ति के कार्य को सरल बनाता है। संस्था संस्कृति की वाहक होती है। संस्था सांस्कृतिक अनुरूपता उत्पन्न करती है। संस्थाएं सामाजिक नियंत्रण का साधन है। संस्थाएं पद और कार्य प्रदान करती है। गोल्डनर ने प्रत्येक संस्था द्वारा किए जाने वाले कार्यों को 2 भागों में विभाजित किया है। गोल्डनर ने संस्था द्वारा किए गए कार्यों को 2 भागों में बांटा है। पहला, व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान से संबंधित कार्य। दूसरा, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित समस्याओं के प्रति कार्य। तो व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए कार्य और सामाजिक व्यवस्था में संबंधित समस्याओं के प्रति कार्य जो है गोल्डनर ने जो है संस्था को 2 भागों में बांटा है। लुंडनबर्ग की बात करें ने संस्थाओं के कार्य को निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित किया है। पहला क्या है, प्रत्यक्ष, जिसमें प्रत्यक्ष कार्य वे हैं जो चेतना रूप से प्रयास पूर्वक किए जाते हैं, जैसे कानूनी प्रयास आदि। निहित कार्य वे हैं जिनके प्रति एक समूह के सदस्य अचेतना रूप से जागरूक होते हैं। तो प्रत्यक्ष कार्य वे हैं जो चेतना रूप से प्रयास पूर्वक किए जाते हैं, जैसे कानूनी प्रयास। निहित कार्य वे हैं जिनके प्रति एक समूह के सदस्य के अचेतना रूप से जागरूक होते हैं। समिति और संस्था में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। समिति मनुष्य का समूह है, जबकि संस्था कार्य के ढांचों और नियमों की एक व्यवस्था है। समिति जो है मनुष्य का समूह है, जबकि संस्था जो है कार्य के ढांचों और नियमों की एक व्यवस्था है। समिति मूर्त है, जबकि संस्था अमूर्त है। समिति क्या है, मूर्त है, और संस्था जो है अमूर्त है। समिति किसी विशेष उद्देश्य पूर्ति के लिए स्थापित की जाती है, किंतु संस्था एकाएक निर्मित न होकर धीरे धीरे विकसित होती है। संस्था जो है एकाएक ना बन के धीरे धीरे विकसित होती है। समिति व्यक्तिगत कल्याण से संबंधित है, परंतु संस्था सामूहिक कल्याण से संबंधित है। समिति अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, जबकि संस्था अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होता है। याद रखेंगे, समिति व्यक्तिगत कल्याण से संबंधित है, जबकि संस्था सामूहिक कल्याण के लिए है। समिति अपेक्षाकृत अस्थायी होता है, जबकि संस्था अपेक्षाकृत अधिक अस्थायी होता है। समिति और संस्कृति के विकास में कोई योगदान नहीं होता, लेकिन संस्था संस्कृति विशेषता को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करता है। कौन? संस्था। जबकि संस्कृति में योगदान समिति का कोई नहीं होता है। ठीक है। समिति का यहाँ ध्यान दीजिएगा, समिति के अधिकतर प्रतीक भौतिक होते हैं, जबकि संस्था के प्रतीक सांस्कृतिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होते हैं। समिति के नियम औपचारिक होते हैं, जिसे स्वार्थ पूर्ति के लिए बदला जा सकता है, परंतु संस्था के अवहेलना करना असामाजिक कार्य समझा जाता है, अतः इसके नियंत्रण शक्ति अधिक होती है। समिति और संस्था, ध्यान दीजिएगा, समिति और संस्था में तुलनात्मक आधार पर मैकाइवर और पेज का कथन है कि यदि हम किसी वस्तु को एक संगठित समूह के रूप में लें तब इसे समिति कहा जाएगा, लेकिन यदि किसी वस्तु को कार्य प्रणाली के रूप में लिया जाए तब वह एक संस्था होगी। समिति सदस्य का बोध कराती है, जबकि संस्था किसी कार्य के तरीके और साधन का बोध कराती है। परिस्थिति स्टेटस, परिस्थिति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टेटस।
रॉल लिटन की बात करें तो प्रथम समाज वैज्ञानिक था जिसके द्वारा परिस्थिति और भूमिका के विस्तृत विस्तार प्रस्तुत की गई। परिस्थिति और भूमिका एक ही सिक्के के दो पहलू है। परिस्थिति और भूमिका जो है एक ही स्थिति के दो पहलू हैं। परिस्थिति व्यक्ति की, समूह और समाज के पद की सूचक है, जबकि भूमिका का तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वहन से है। इलियट और मेरियल का कथन है कि इलियट और मेरियन कहते हैं परिस्थिति जो परिस्थिति है वो व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, वायु, परिवार, वर्ग और व्यवसाय और विवाह, विशेष प्रयासों आदि के कारण प्राप्त करता है। भूमिका वह कार्य है जिसे वह प्रत्येक परिस्थिति फलस्वरूप निभाता है। यानी इलियट और मेरियन कहते हैं कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसमें व्यक्ति क्या करता है कि अपने समूह में लिंग, वायु, परिवार, वर्ग और व्यवसाय और विवाह के विशेष प्रयासों आदि के कारण प्राप्त करता है क्या परिस्थिति, जबकि वह उसका भूमिका जो है उसमें प्रत्येक परिस्थिति में फलस्वरूप निभाता है, उसे हम भूमिका कहते हैं। ठीक है। लेपियर के अनुसार अगर देखा जाए तो सामाजिक परिस्थिति समानतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त किए होता है। लेटन का मत है, लेटन क्या कहते हैं ध्यान सुनिएगा, सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसे उस व्यक्ति की परिस्थिति कहा जाता है। यानी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति के एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त हो गया ना, उसी को हम उसकी परिस्थिति कहेंगे लिटन के अनुसार। किसके अनुसार? लिटन के अनुसार। जॉन लेवी कहते हैं किसी सामाजिक संरचना में व्यक्ति अथवा समूह के संस्थागत पदों की संपूर्णता का नाम ही परिस्थिति है। वीर स्टील्ड का मानना है कि समानता एक परिस्थिति समाज अर्थात एक समूह में एक पद है, और कहते हैं कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। समाज जो है सामाजिक परिस्थितियों का जाल किसने कहा था? वीर स्टील्ड ने कहा था। किसने? वीर स्टील्ड ने कहा था। वीर स्टील्ड का एक और मत है कि परिस्थिति संस्थागत भूमिका है। परिस्थिति जो है संस्थागत क्या है? भूमिका है। आर्गवेन और मिंकॉफ के अनुसार जो है समाज व्यक्ति की अपेक्षा उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि रखता है। समाज जो है व्यक्ति की अपेक्षा जो है उसकी परिस्थिति पर अधिक रुचि रखता है। ये किसका कहना है? आर्गवेन और मिंकॉफ का कहना है। रॉल्फ लिटन 1936 में परिस्थिति को निम्नलिखित दो भागों में विभाजित करते हैं। परिस्थिति को दो भागों में बांटने का काम 1936 में रॉल्फ लिटन ने किया था। ठीक है। पहला, प्रदत्त परिस्थिति, जब जन्मतः प्राप्त हो जाता है, जब जन्म से ही प्राप्त हो जाता है उसे प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। यह जाति, प्रजाति, नातेदारी, लिंग, वायु, जन्म, कर्म, अन्य व्यक्तियों के साथ जीव वैज्ञानिक दृष्टि से स्थापित संबंध जैसे माता पिता, भाई बहन आदि ऐसे हो जाता है। ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है अर्जित परिस्थिति, यानी कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, किसी विशिष्ट परिवार में जन्म आदि के आधार पर निर्धारित किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रदत्त परिस्थिति। जबकि अर्जित परिस्थिति की बात करें तो अर्जित परिस्थिति वह है जिसे व्यक्ति अपने गुण, योग्यता और क्षमता के आधार पर प्राप्त करता है, जैसे शिक्षा, व्यवसाय और विवाह और संपत्ति। ठीक है। ये दो प्रकार के हो गए। हॉटन और हार्ट के अनुसार जो है एक सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा और प्रतिस्पर्धा के द्वारा प्राप्त करता है अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है जब एक व्यक्ति जो है अपने पद को अपनी इच्छा और प्रतिस्पर्धा के कारण प्राप्त करता है तो उसी को हम अर्जित परिस्थिति कहते हैं। ये कहना है। किंग्सल डेविस के अनुसार परिस्थिति से संबंधित निम्नलिखित अवधारणा को उल्लेखित किया है। पहला, ऑफिस जो है यह प्रदत्त ना होकर अर्जित होता है। ऑफिस भाई वो तो अर्जित करोगे ना आप लोग। ठीक है। किसी विद्यालय का प्रधानाचार्य, बैंक का लिफाफा, किसी न्यायालय का न्यायाधीश आदि जो है ये सब ऑफिस के अंतर्गत आता है और ये अर्जित किया गया परिस्थिति है। परिस्थिति संकुलन, किसी परिस्थिति संकुलन एक व्यक्ति की अनेक परिस्थितियों का संगम या गुच्छा है जिसको अन्य व्यक्ति के मान्यता प्राप्त करते हैं और उसी के संदर्भ में व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानते हैं, उसे हम परिस्थिति संकुलन कहते हैं। स्तर की बात करें तो स्टेमा से अभिप्राय एक परिस्थिति समूह से होता है। एक प्रकार की परिस्थिति संकुल
को धारण करने वाली सभी व्यक्ति मिलकर एक स्तर का निर्माण करते हैं, जिससे प्रबंधक, अध्यापक और व्यवसायी, मजदूर आदि स्तर में आएंगे। ठीक है, अब बात करेंगे हम मुख्य परिस्थिति। ठीक है, की स्टेटस। इस अवधारणा का उल्लेख E.T. हीलर नामक समाजशास्त्री द्वारा किया गया। वीरस्टीन के अनुसार मुख्य परिस्थिति वह है जो दूसरे परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण और अग्रणी होता है। जैसे भारत में जाति है तो रूस में व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति है। यह मुख्य परिस्थिति के अंतर्गत आता है। परिस्थिति संघर्ष की बात करें तो जब किसी व्यक्ति द्वारा दो परिस्थिति धारण की जाती है तो उसके मापदंड एक दूसरे से भिन्न होते हैं और एक के पालन करने से दूसरे की अवहेलना होती हो तो उसे परिस्थिति संघर्ष कहते हैं। परिस्थिति संबंध की बात करें, जब कुछ परिस्थितियां जोड़े के रूप में होती हैं तो उसे परिस्थिति संबंध कहते हैं। जैसे माता पिता, पति पत्नी, गुरु और शिष्य, यह है परिस्थिति संबंध। परिस्थिति प्रतिमान क्या है? मॉर्टन के अनुसार परिस्थिति प्रतिमान वह है जब किसी व्यक्ति द्वारा एक समय में कई परिस्थिति एक साथ धारण की जाए। जैसे एक व्यक्ति द्वारा प्रबंधक, पिता, पुत्र और चाचा, मामा, जीजा, फूफा आदि परिस्थिति के एक साथ धारण करता है तो उसे परिस्थिति प्रतिमान कहते हैं। परिस्थिति क्रम और श्रृंखला। परिस्थिति क्रम और श्रृंखला की बात करें, जब किसी व्यक्ति द्वारा अपने जीवन काल में एक के बाद एक कई परिस्थिति धारण की जाए तो उसे उस परिस्थिति क्रम या श्रृंखला कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति का सरपंच से विधायक, संसद सदस्य, तत्पश्चात राष्ट्रपति बनना, ये क्या है? परिस्थिति क्रम और श्रृंखला है। परिस्थिति प्रतीक क्या है? सिंबल क्या है? स्टेटस सिंबल। यहाँ पे ध्यान देंगे, स्टेटस सिंबल में जब परिस्थिति की पहचान उसके प्रतीक के आधार पर हो तो उसे परिस्थिति प्रतीक कहते हैं। जैसे स्त्री पुरुष का भेदभाव, जाति प्रजाति, व्यवसाय और पोशाक। परिस्थिति विपर्यय, जब एक परिस्थिति से संबंधित विशेष अधिकारों एवं कर्तव्यों में कभी कभी विपरीत संबंधों को निभाना पड़ता है तो वह स्थिति परिस्थिति होती है। परिस्थिति विपर्यय कहलाती है। जैसे देश के सर्वोच्च राजनीतिक पद पर आसीन राष्ट्रपति केंद्रीय कर्मचारियों को कोई आदेश देता है तो परंतु कई बार तो उसे स्वयं को सुरक्षा की दृष्टि से गुप्तचर विभाग की आज्ञा माननी पड़ती है। यानी कि कई बार क्या होता है, बड़े राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति भारत के प्रथम व्यक्ति हैं जो कभी कभी क्या करते हैं कि कर्मचारियों को आदेश देते हैं और कभी कभी कर्मचारियों की बात उनको सुरक्षा के दृष्टि से सुननी भी पड़ती है। समझ में आया? अब हम बात करेंगे प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा संबंध व्यक्ति से ना होकर परिस्थिति से है, परिस्थिति से है। समाज में प्रत्येक परिस्थिति का एक प्रतिष्ठा होता है, एक मूल्य होता है। समाज में प्रत्येक परिस्थिति के प्रति लोगों में आदर और श्रद्धा की अलग अलग मात्रा पाई जाती है, उसे ही हम परिस्थिति की प्रतिष्ठा कहते हैं। जैसे एक इंजीनियर की प्रतिष्ठा और एक श्रमिक की प्रतिष्ठा से अधिक होगी। समझाया? सम्मान की बात करें तो सम्मान का संबंध एक पद और कार्यरत व्यक्ति की सफलता और असफलता और दक्षता और अदक्षता एवं कार्य करने की क्षमता से होता है। अर्थात सम्मान का संबंध किसी भी परिस्थिति को धारण करने वाले व्यक्ति की कार्य कुशलता, दक्षता, विशेषता, क्षमता और कर्तव्य और परायणता एवं सफलता से है। अतः एक व्यक्ति ऊंची परिस्थिति पर होते हुए भी कम सम्मानित हो सकता है, जबकि दूसरा व्यक्ति निम्न परिस्थिति पर होते हुए भी अधिक सम्मानित हो सकता है। जैसे एक दक्षता और कर्तव्य परायण नर्स का सम्मान एक लापरवाह डॉक्टर से अधिक होगा। बात सही है भाई? एक नर्स कितनी भी अच्छी हो और एक लापरवाह डॉक्टर हो तो सबसे ज़्यादा सम्मान डॉक्टर का ही होगा। श्रेणी रैंक की बात करें तो समाज में पाए जाने वाले समान प्रतिष्ठा वाली परिस्थिति को समग्रता श्रेणी कहलाती है। श्रेणी से सामाजिक अस्त्रीकरण की प्राकृतिक निर्भरता होती है। जैसे पूंजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग। भूमिका की बात करें, रोल, भूमिका, तो सर्वप्रथम 1920 में G.H. मीड ने भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया। समाज में भूमिका का तात्पर्य परिस्थिति से संबंधित कार्यों के निर्वाह से है। भूमिका परिस्थिति का गतिशील एवं व्यवहारिक पहलू है। लिटन का कथन है कि प्रत्येक परिस्थिति एक विशेष प्रकार की भूमिका में संबंध होता है। यानी कि प्रत्येक परिस्थिति में एक विशेष प्रकार की भूमिका से क्या होता है? संबंधित होता है, लिटन का कहना है। इलियट और मेरियल का मत है कि भूमिका वह कार्य है जिसे
प्रत्येक परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। जो भूमिका वह कार्य है जिसे व्यक्ति प्रत्येक परिस्थिति में जो है अनुरूप भूमिका को निभाता है। हटन और हार्ट का कहना है कि एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण करने के फलस्वरूप व्यक्ति जिस प्रकार व्यवहार करता है उसे हम भूमिका कहते हैं। एक विशिष्ट सामाजिक पद धारण कर लिया और जिस प्रकार वो व्यवहार कर रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? भूमिका कहते हैं, रोल कहते हैं। आर्ग, वर्ण और निम्नकाफ के अनुसार जो है भूमिका एक समूह में एक विशिष्ट पद से संबंधित सामाजिक प्रत्याशाओं एवं व्यवहार प्रतिमानों का एक योग है जिसमें कर्तव्यों और सुविधाओं दोनों का समावेश होता है। डेविस का मत है, डेविस क्या कहता है ध्यान समझिएगा, भूमिका वह ढंग है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी स्थिति संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भूमिका वह ढंग है जिसमें व्यक्ति क्या करता है? अपनी स्थिति संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ये डेविस का मानना है। और एजेंट का कहना है कि किसी व्यक्ति की भूमिका सामाजिक व्यवहार का ही एक प्रतिमान अथवा रूप है जिसे वह अपने समूह के सदस्यों के प्रत्याशाओं के अनुसार एक विशेष परिस्थितियों में ठीक समझता है। रॉबर्ट मार्टिन द्वारा भूमिका एवं परिस्थिति से संबंधित निम्नलिखित 3 अवधारणाएं प्रस्तुत की गई: भूमिका, प्रतिमान, प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला। रॉबर्ट मार्टिन द्वारा जो है भूमिका की 3 प्रमुख जो है अवधारणा दी गई है: भूमिका प्रतिमान और परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला। भूमिका प्रतिमान की बात करें तो जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी परिस्थिति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों को धारण करने वाले व्यक्ति के साथ अलग अलग प्रकार की भूमिका निभाई जाती है तो उसकी संपूर्ण भूमिका प्रतिमान कहलाती है। जैसे मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री जनता, प्रशासन, अधिकारियों आदि के साथ विभिन्न प्रकार का व्यवहार करता है। मुख्यमंत्री जो है अन्य मंत्रियों के साथ, जनता के साथ, प्रशासनिक के साथ और अधिकारियों के साथ अलग अलग व्यवहार करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? भूमिका प्रतिमान। नोट: परिस्थिति प्रतिमान और परिस्थिति श्रृंखला का उल्लेख परिस्थिति की अवधारणा में किया गया है। मुख्य भूमि: एक व्यक्ति समाज में कई भूमिका अदा करता है, परंतु जिस भूमिका के कारण समाज में उसकी पहचान होती है उसी को हम मुख्य भूमि कहते हैं। जब कोई रोल कर रहा है और उससे उसकी पहचान हो रही है उसी को मुख्य भूमि कहेंगे। भूमिका पालन, रोल प्लेइंग: समाज के द्वारा निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप जब किसी व्यक्ति द्वारा अपनी भूमिका निभाई जाती है तो उसे भूमिका पालन कहते हैं। जैसे पंडित, पादरी, अध्यापक आदि द्वारा अपनी अपनी भूमिका का पालन करना। भूमिका ग्रहण: जब एक व्यक्ति विशिष्ट भूमिका को निभाना सीखता है तो उसे भूमिका ग्रहण कहा जाता है। जैसे सिपाही में भर्ती होने पर एक व्यक्ति सिपाही की भूमिका निभाना सीख जाता है। भूमिका ग्रहण का उल्लेख जो है G.H. मीडन ने किया था। G.H. मीड ने किया था भूमिका ग्रहण का जो है उल्लेख। अभिनय भूमिका की बात करें, जब एक व्यक्ति किसी अन्य पात्र की भूमिका का अभिनय करता है तो उसे अभिनय की भूमिका कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति द्वारा रामलीला में राम की भूमिका का अभिनय करना। भूमिका वाचन: जब किसी व्यक्ति द्वारा एक परिस्थिति को छोड़कर दूसरी परिस्थिति धारण की जाती है तो उसे अपने पहले की परिस्थिति से संबंधित भूमिका छोड़नी पड़ती है, उसे हम भूमिका वाचन कहते हैं। भूमिका संक्रमण: एक भूमिका को छोड़कर दूसरी भूमिका ग्रहण करने के बीच की स्थिति को हम भूमिका संक्रमण कहते हैं। असफल भूमिका: जब कोई व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका नहीं निभा पाता तो उसे असफल भूमिका कहते हैं। भूमिका संघर्ष: अगर बात करें भूमिका संघर्ष की, जब किसी व्यक्ति द्वारा 2 विभिन्न परिस्थितियों की भूमिका एक साथ निभानी पड़े और उसमें विरोधाभास हो तो उसे भूमिका संघर्ष कहते हैं। जैसे एक न्यायाधीश के सामने जब आपका अपराधी पुत्र लाया जाता है तो वह उस उलझन में पड़ जाता है कि वह पिता के रूप में दया करके छोड़ दे या न्यायाधीश के रूप में दंड दे। यह भूमिका संघर्ष है। भूमिका निर्धारण कैसे होता है भैया? जब समाज में किसी प्रकार भूमिका अकेली और एक पक्ष नहीं होती, हर एक भूमिका का महत्व अन्य परिस्थितियों की भूमिका के संदर्भ में होता है। एक परिस्थिति विशेष को धारण करने पर व्यक्ति किसी प्रकार की भूमिका निभाएगा, यह उस समाज की संस्कृति और सामाजिक मूल्यों द्वारा तय होता है। जैसे एक अध्यापक की भूमिका निर्धारण छात्र के संदर्भ में होता है, जबकि एक डॉक्टर की भूमिका का निर्धारण रोगी के संदर्भ में होता है, उसे हम भूमिका निर्धारण कहते हैं।
भूमिका जो है प्रत्याशय, एक पद और परिस्थिति धारण करने के परिणाम स्वरूप समाज व्यक्ति से जिस प्रकार की भूमिका की अपेक्षा करता है उसे भूमिका प्रत्याशय कहते हैं। जैसे एक भारतीय महिला का विवाह पूर्व भोजन बनाना सीखना, एक भारतीय महिला का विवाह के पूर्व भोजन बनाना सीखना, ये भूमिका प्रत्याशय है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका जो है चैप्टर नंबर 3 जो है कंप्लीट हुआ, और चैप्टर नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 3 का जो है एमसीक्यू और प्लस जो है एमसीक्यू प्लस जो है प्रीवियस क्वेश्चन कराया जाएगा। प्रीवियस क्वेश्चन जो है पार्ट नंबर, एक तरह से देखा जाए तो वीडियो नंबर पार्ट नंबर 5 होगा, जिसमें आपका एमसीक्यू क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।